भूचाल ला दिया है इस गेमिंग इंडस्ट्री में, वो था रियल मनी गेमिंग। रियल मनी गेमिंग में प्लेयर्स पैसा लगाकर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म और स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम 1960 की स्पेस वॉर। अब स्पेस वॉर में होता क्या था जी? स्पेस वॉर का मतलब ये था कि एक गेमिंग एप्लीकेशन था जो एक स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था, जिसमें 2 लोग हुआ करते थे। 2 लोगों का काम था कि 2 लोग अपनी अपनी मिसाइल्स लेंगे, एक दूसरे पे अटैक करेंगे और वो गेम खेलेंगे। ब्लास्ट हुआ 1990 में, जब इंटरनेट आया। जैसे ही स्मार्टफोन आया वैसे ही इंडिया में रिवॉल्यूशन आता है। डेटा चीप होता है, मिलियंस इंडियंस को ऑनलाइन वर्ल्ड में कनेक्ट कर दिया। सडनली एक ह्यूज ऑडियंस गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल हो गई। दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट बन चुका है। आज इंडिया में 100 गेमिंग ऐप स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स गेमिंग कंपनीज में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। गेमिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहा, ये ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। गेमिंग कंपनीज पैसा कैसे कमाती है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन के एज में खड़ा है, डिजिटल रेवोल्यूशन के बीच में खड़ा है, क्योंकि पिछले 15 सालों में जिस तरीके से इंटरनेट, कंप्यूटर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी दुनिया में बदलाव किए हैं, इतने शायद पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुए। जिस तरीके की ग्रोथ है टेक्नोलॉजी की, जिस तरीके की चीज़ों की समझने की ग्रोथ है, उसी तरीके की ग्रोथ है एक अलग शूडो दुनिया की, जिसको कहा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरा डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे कि आखिर ये ऑनलाइन गेम कब शुरू हुआ, पहले सबसे पहला ऑनलाइन गेम कौन सा था जो कंप्यूटर्स पर खेला गया, किसने बनाया और आज की पोजीशन क्या है, और आने वाले 10 साल बाद गेमिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर सकती है। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, तो एवोल्यूशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के समय में इंडिया में करोड़ों लोग डेली ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। स्टूडेंट्स हो जाएं, चाहे प्रोफेशनल हों, चाहे टीनेजर्स हों, और स्कूल के चिल्ड्रंस भी गेमिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते वक्त, ऑफिस ब्रेक में हो या घर पर लेट नाइट, मिलियंस ऑफ इंडियंस गेमिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, खेलते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट है? क्या ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ आपके मनोरंजन का साधन है या कुछ और? जी बिल्कुल, ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग आज के समय में एक ऐसी चीज़ बन गई है जहां से साइबर क्राइम होता है, जहां पे आप मेंटली डिस्ट्रेस भी हो सकते हो, करोड़ों का नुकसान हो सकता है और करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है इंडिया में 60,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी का पार्ट है। और अगर साइबर क्राइम के 3 मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो एक ऑनलाइन गेमिंग भी है। इस वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग का पूरा एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। हम ये भी समझेंगे कैसे गेमिंग एक सिंपल कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट से ग्लोबल $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाती है, कैसे एक रियल मनी गेमिंग और बैटिंग इकोसिस्टम डेवलप हुआ, और कैसे साइबर क्राइम भी गेमिंग के माध्यम से संचालित होता है। ये स्टोरी सिर्फ गेम की नहीं है, ये स्टोरी है टेक्नोलॉजी की, साइकोलॉजी की, मनी और क्राइम के इंटरेक्शन की। ऑनलाइन गेमिंग का हिस्ट्री सरप्राइजिंगली बहुत पुराना है। जब कंप्यूटर्स नए नए डेवलप हो रहे थे तब साइंटिस्ट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। कंप्यूटर इंटरटेनमेंट की डिवाइस भी क्या बन सकता है। तो बात कर रहे हैं हम 1960 की, जब कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता था बेसिकली 3 कामों के लिए। सबसे पहला, यूनिवर्सिटीज़ में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट किया करते थे, क्योंकि कंप्यूटर बनाया ही उन्होंने इसलिए कि हम अपने एक्सपेरिमेंट जल्दी फास्ट कर लें। दूसरा, मिलिट्री के इक्विपमेंट बनाने के लिए, मिलिट्री के यूज़ के लिए किया जाने लगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों की किस तरीके से एजुकेशन क्वालिटी बेटर हो सकती है,
कंप्यूटर के माध्यम से, उसके लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन इन तीनों के बावजूद भी जब MIT के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स 1962 में जब रिसर्च करते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अभी भी नंबर 1 की पोजीशन होल्ड किए हुए है, वहाँ ये डिस्कस और रिसर्च की गई कि आखिर में एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उनको लगा कि एंटरटेनमेंट का पार्ट भी है ये गेमिंग। और गेमिंग उससे पहले फिजिकल गेमिंग हुआ करती थी। फिजिकल गेमिंग चाहे लूडो हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल, चाहे बैडमिंटन, कुछ भी हो, फिजिकल हुआ करती थी। अब बात आई ऑनलाइन गेमिंग, इसको कैसे बनाया जाए। इंटरटेन के संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने सबसे पहला एक गेमिंग एप्लीकेशन बनाना जिसका नाम रखा स्पेस वॉर। अब स्पेस वॉर में होता क्या था? स्पेस वॉर का मतलब ये था कि एक गेमिंग एप्लीकेशन था जो एक स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था, जिसमें 2 लोग हुआ करते थे। 2 लोगों का काम था कि 2 लोग अपनी अपनी मिसाइल्स लेंगे, एक दूसरे पे अटैक करेंगे और वो गेम खेलेंगे। जो भी ज़्यादा अटैक करेगा गेम जीत जाएगा, कम अटैक करेगा गेम हार जाएगा। इस तरीके से ये गेमिंग एप्लीकेशनों को डेवलप किया। और उसी समय पे एक कंप्यूटर आया 1960 के अराउंड, उसी ईयर में, जो ऐसा PDP कंप्यूटर था जिसने ग्राफिक्स को एक स्क्रीन पर शो किया। उससे पहले कंप्यूटराइज सिस्टम वर्क तो कर रहा था लेकिन शो नहीं करता था ग्राफिक्स को एक डिजिटल स्क्रीन पर, कि हम एक पिक्चर को डिजिटल स्क्रीन पर देख पाएँ। हो सकता है इंडिया में आते आते इसको काफ़ी समय लग गया हो, लेकिन 1960 में इसकी शुरुआत हो गई थी। US के और MITs जैसी यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को रखा जाने लगा, इस पर काम किए जाने लगा। और जब मैं स्पेस वॉर जैसे गेमिंग एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये गेमिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा बन जाएगी कि आपको पैसा कमाने का साधन भी मिलेगा, कॉमर्शलाइज भी होगा, और कॉमर्शलाइजेशन के साथ साथ एक स्कैम का जरिया भी बन जाएगा। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि पहला गेम कैसे बना, अब बात हम करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। 1970 यानी 10 साल बाद एराकैड नाम से एक कंपनी सेटअप होती है जो ये कहती है कि हम गेमिंग सेक्टर्स बनाएंगे। गेमिंग सेक्टर्स के साथ साथ हम एक, आपने पहले वीडियो गेम्स खेले होंगे, वीडियो गेम्स में आप 2 लोग आपके पास होते थे, चाहे वो बॉल हो, चाहे WWE जैसे गेमिंग एप्लीकेशन जिसमें अंडरटेकर आपको मिलता था और दोनों फाइट करते थे। इस तरीके से गेमिंग सेंटर्स खोले गए। गेमिंग सेंटर्स में वो लोग करते क्या थे, एराकेड गेमिंग मशीन्स शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स में इंस्टॉल होने लगे। लोग कॉइन्स डालते थे और गेम खेला करते थे। ये गेमिंग कल्चर अमेरिका और जापान में तो बहुत रैपिडली पॉपुलर होता है। एराकेड सेंटर्स सोशल हब बन जाते हैं जहाँ पर यंग प्लेयर्स आते हैं, हाई स्कोर कंप्लीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं, पैसा लगाते हैं, और गेमिंग ग्रेजुअली एक कल्चरल फिनोमिनल बनने लगा कि ठीक है जी, छुट्टियों का टाइम आएगा और हम गेमिंग एप्लीकेशन खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इसी के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई। अभी तक गेमिंग को इंटरटेनमेंट का साधन माना गया, लेकिन प्रॉब्लम अब हुई जब गेमिंग को कॉमर्शलाइज कर दिया गया। अभी तक ये सोच के कभी गेमिंग एप्लीकेशन नहीं बनाया गया था कि गेमिंग कर गेम खेल कर कोई पैसा भी कमा लेगा। सिर्फ ये टाइम पास का जरिया था, नर्व्स रिलैक्सेशन सिस्टम के लिए बनाया गया था। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप गेमिंग एप्लीकेशन बना दीजिए, खेल लीजिए, उस पर टाइम पास कर लीजिए। लेकिन जब लोगों ने इसको प्रोफेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी टेक कंपनीज ने गेमिंग एप्लीकेशन में अपना करियर बनाना स्टार्ट किया, लोगों को गेमिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाने लगे, तब एक गेमिंग की दुनिया की एक नई शुरुआत होती है। और अभी तो ब्लास्ट होना बाकी था। ब्लास्ट हुआ 1990 में जब इंटरनेट आया, और इंटरनेट के जरिए जो गेमिंग एप्लीकेशन पर जो भी लोग गेम खेला करते थे, चाहे स्पेस वॉर हो, चाहे एराकेड हो, चाहे किसी भी तरीके का गेमिंग एप्लीकेशन, वहाँ पे 2 वो लोग खेला करते थे, 2 या 4 या 5 वो लोग खेला करते थे जो आसपास के लोग हुआ करते थे। इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में वो लोग आसपास के लोगों के साथ गेमिंग एप्लीकेशन खेलते थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेव WWW आया, उसके बाद इंटरनेट आया, उसके बाद ये गेमिंग की दुनिया में भी बदलाव आया। एक भारत का एक गांव का लड़का अमेरिका के किसी लड़के के साथ गेम खेलने लगा। हालांकि भारत में इंटरनेट बाद में आया, एक टाइम के बाद आया, लेकिन उससे पहले भी जिन लोगों के पास इंटरनेट थे
जिन शहरी बच्चों के पास इंटरनेट थे, या बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट पहले आ गया था, वहाँ इंटर कंट्री और आउटर कंट्री यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी गेम खेले जाने लगे। और जैसे ही इंटरनेट आया तो गेमिंग कंपनीज़ को लगा कि ये एक नया सेक्टर डेवलप हो गया है हमारे लिए, जहां हम मनी मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि लोग पैसा खर्च करने लगे गेम्स खेलने पर। और आपने देखा होगा जो 30, 35, 40 साल के आज के टाइम पे जिनकी उम्र है, वो लोग जिन्होंने कभी वीडियो गेम्स खेले, कभी टीवी पर लगा के गेम्स खेले, जो कभी वहाँ कॉइन डाल के गेम खेल के आए, और वहीं से धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ। चाहे हम वाइक सिटी की ले लें, चाहे वाइक सिटी जैसे बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस की। लेकिन अभी भी अंतर ये था कि वो गेमिंग एप्लीकेशन हर व्यक्ति की जेब में नहीं पहुंचा था। और हर व्यक्ति की जेब में पहुंचने से पहले मैं ये स्टोरी आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि सन 2000 के डिकेड में जब ब्रॉडबैंड इंटरनेट आया तो गेमिंग को एस्केलरेट कर दिया। गेमिंग ग्राफिक्स इंप्रूव हुए, सर्वर पावरफुल हुए और प्लेयर्स की ग्लोबल कनेक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। अब मैं जिस रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, उस रिवॉल्यूशन में स्मार्टफोन एक ऐसा जरिया बन के आया कि स्मार्टफोन की वजह से हर व्यक्ति की जेब में गेम होने लगा। अब उसको ट्रेन में सफ़र करते टाइम भी वो गेम खेल सकता है, जो पहले कभी गेम खेलने के लिए उसको गेमिंग सेंटर्स पे जाना पड़ता था, कंप्यूटर में वीडियो गेम लगाना पड़ता था। अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं बची। अब मोबाइल फ़ोन निकाला और गेम चालू कर दिया। मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी भी तरीके के लोगों से कनेक्ट हो गया, कनेक्टिविटी बढ़ गई। जैसे ही स्मार्टफोन आया वैसे ही इंडिया में रिवॉल्यूशन आता है, डेटा चीप होता है, मिलियंस इंडियंस को ऑनलाइन वर्ल्ड में कनेक्ट कर दिया। सडनली एक ह्यूज ऑडियंस गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल हो गई। मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन रैपिडली लॉन्च होने लगे और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गेमिंग एप्लीकेशन फटाफट बहुत कम टाइम में लॉन्च होने लगे। मल्टीप्लेयर बैटल गेम्स, स्ट्रेटेजी गेम्स और कैजुअल गेम्स मिलियंस डाउनलोड जनरेट करने लगे। गेमिंग कंपनीज ने रियलाइज़ किया कि दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट बन चुका है। आज इंडिया में 100 गेमिंग स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स गेमिंग कंपनीज में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। गेमिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहा, ये ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। गेमिंग कंपनीज पैसा कैसे कमाती है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जो बात है वो है फ्री टू प्ले गेमिंग मॉडल की। व्हाट इज़ फ्री टू प्ले गेमिंग मॉडल? हम 3 मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। पहला फ्री टू प्ले गेमिंग मॉडल। फ्री टू प्ले गेमिंग मॉडल्स में वो सभी गेमिंग मॉडल आ गए जिनमें आपके पास कोई भी एंट्री फीस नहीं है, यानी जैसे कि पबजी और BGMI। ये आप देखेंगे कि इनमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है। जैसे ही आपने एंटर किया, आपने रजिस्टर्ड किया, एंट्री करने के बाद आपको कॉम्पीट करना है ग्लोबली। आप चाइना के पर्सन के साथ खेल रहे हो, आप US के पर्सन के साथ खेल रहे हो, आप इंडियंस के साथ ग्रुप बनाकर खेल रहे हो। अब आपको चाहिए तलवार किसी व्यक्ति को उसी गेमिंग एप्लीकेशन में मारने के लिए। आपको पिस्टल भी चाहिए, गन भी चाहिए, आपको स्किन भी चाहिए, आपको कपड़े भी चाहिए। उन सब की रेट्स हैं। वहाँ पे खेलने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए आपको परचेज करने पड़ते हैं कॉइन, जो कि इंडियन रुपी, US डॉलर या किसी भी करेंसी से परचेज होते हैं। आपने एंटर तो किया फ्री टू प्ले, लेकिन वहाँ पे आपको टूल्स दे दिए। अगर आपको इसमें भी बादशाह बनना है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करना है, बहुत टॉप लेवल पे आपको दिखाना है कि जी मेरे पास ये है वो है, तो आपको वो सामान परचेज करने पड़ते हैं, आपको टाइम देना पड़ता है। और यही चीज़ बना उनका बिजनेस मॉडल कि लोग अपने 24 घंटे में से 16 घंटे वो गेमिंग एप्लीकेशन का एडिक्शन आया, गेम खेलने लगे, पैसा भी लगा। और उसी गेमिंग एप्लीकेशन में जब वो स्टेप बाय स्टेप और स्टेप्स को कंप्लीट करते जाते हैं तो अपने यार दोस्तों में एक अपनी इमेज भी कहते हैं, जी मैंने ये गेम खेला और मैंने इस गेम को खेलकर ये कर लिया, वो कर लिया, इस स्टेप पर पहुंच गया। ये एक मनी मॉडल उनके लिए बनकर आया। दूसरा मॉडल था एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मॉडल। एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मॉडल में होता ये है कि आपको कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन में एंटर कराया जाता है। एंटर कराने के बाद एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि 1 मिनट का एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखेंगे तो आप ये 1 घंटे तक ये गेम खेल सकते हैं। अब इसको भी मनी मॉडल बनाया गया, कॉमर्शलाइज किया गया। और कॉमर्शलाइज का मतलब और किस तरीके से किया गया, इसके लिए आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन पैसा ले रहा था, जो लोग इसको फ्री खेल रहे थे उनको ये कंडीशन थी कि आप एडवर्टाइज देखिए और ये काम करिए। इस तरीके से भी गेमिंग एप्लीकेशंस ने अपने आप को डेवलप किया और डेवलप करने के साथ साथ पैसा भी कमाया। इसीलिए अरबों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री गेमिंग की बनती चली गई। और लास्ट एक चीज़ जो निकल के आई जिसने भूचाल ला दिया है इस गेमिंग इंडस्ट्री में, वो था रियल मनी गेमिंग। रियल मनी गेमिंग में प्लेयर्स पैसा लगाकर
कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म और स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म इस कैटेगरी में आ रहे हैं। प्लेयर्स एंट्री फीस पे करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग होती है, विनर्स को प्राइज मनी दी जाती है और प्राइज मनी के लिए अगर हम कहें तो रियल मनी गेमिंग में तो विनिंग अमाउंट दिया जाता है। इंडस्ट्री का क्लेम यह है स्किल बेस्ड गेम कॉम्पिटिशन्स हैं, लेकिन क्रिटिक्स ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये गेमलिंग के बहुत क्लोज है। इसी रीजन से ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में लीगल डिबेट का सब्जेक्ट बन चुकी है। अब इस लीगल डिबेट को समझने के लिए हमें ये भी समझना है कि सबसे पहले गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल क्या होती है। गेम ऑफ चांस हमारे देश में पूरी तरीके इलीगल है, क्योंकि गेम ऑफ चांस, क्योंकि जब भी आप किसी गेमिंग एप्लीकेशन में एंटर करते हैं देन यू आर साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्टिकुलर गेमिंग एप्लीकेशन। जब भी आप प्राइवेसी पॉलिसी एंड ये सब क्लिक करते हैं, परमिशंस को अलाउ करते हैं, नाउ यू आर एंट्रिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जो कि गेम ऑफ चांस हैं, इलीगल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग कॉन्टेंट और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए गेम ऑफ चांस इलीगल है। गेम ऑफ चांस का मतलब क्या है? एक चिड़िया बैठी हुई है एक पेड़ की डाली पर, आप शर्त लगाते हैं ये लेफ्ट उड़ेगी या राइट उड़ेगी, दैट इज गेम ऑफ चांस, हाईली इलीगल। अब बात आई गेम ऑफ स्किल के बारे में, आपके क्या विचार हैं? तो 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आने से पहले तो गेम ऑफ स्किल थोड़ा पार्शियली लीगल था, नॉट इलीगल की कैटेगरी में था, लेकिन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आ जाने के बाद गेम ऑफ स्किल को भी इलीगल की कैटेगरी में रख दिया गया और इसके लिए पेनल्टीज डिसाइड कर दी गई। अब गेम ऑफ स्किल क्या था? 2020 में ये लोग पूरी जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, ये कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टैक्स लाइबिलिटीज डिसाइड करके गेम ऑफ स्किल के लिए कुछ हद तक परमिट करता है, जिनको लीगली काम करना है, जिनके लिए इंटरमीडिएट रूल्स को फॉलो करना है और डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ ये भी करना है, फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, नोडल ऑफिसर होना चाहिए। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उसका जवाब दोगे। बहुत सारी कंडीशंस के साथ इनको पार्शियली अलाउ किया गया। स्टेट लॉज कुछ और चीज़ें कहते थे, कुछ स्टेट्स में परमानेंटली ये लोग बैन थे, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे विंजो हो, चाहे कोई और एप्लीकेशन जो अपने आप को ये क्लेम कर रहे थे कि हम सच्चे हैं। और दूसरी तरह एक और पैरेलल इंडस्ट्री डेवलप होती है जो कि हाईली इलीगल गेमिंग एप्लीकेशन, और मैं नाम लेना स्टार्ट करूँ तो उन गेमिंग एप्लीकेशन के मैं नाम ले रहा हूँ जिन पर केसेस चल रहे हैं, जिसमें चाहे विंजो हो जो अभी केसेस हुए हैं, ईडी की रेड हुई है, तो इसके साथ साथ महादेव बैटिंग ऐप, इसके साथ साथ लोटस, रेडी अन्ना के साथ साथ लोटस, इस तरीके के गेमिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो पूरी तरीके से इलीगल हैं। और इलीगल इसलिए हैं क्योंकि पार्लियामेंट में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ये तक कह दिया कि ये एप्लीकेशन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, क्योंकि फंड का रोटेशन है, किसी को नहीं पता टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये फंड को मैनिपुलेट करते होंगे, ये रोटेट करते होंगे। और कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस का तो ये भी पता लगा है कि डिजिटल अरेस्ट हो गया, सेक्सटॉर्शन हो गया, ओटीपी फ्रॉड, लिंक फ्रॉड, इस तरीके के फ्रॉड्स का पैसा वो रोटेट करते हैं। और रोटेट करने के साथ साथ वो लोग जो विक्टिम हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, वो लोग फंस जाते हैं। अब आपको ये बात समझ लेने की है कि ये इलीगल गेमिंग एप्लीकेशन काम कैसे करते हैं। इलीगल गेमिंग एप्लीकेशंस की वर्किंग को अगर हम देखें तो इनके पास 4 तरीके के अकाउंट्स हैं। आप अकाउंट को समझिए कि किस तरीके के अकाउंट्स के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ आपको इतने दिल तक बैठ जाए कि आपको लगे कि ये वीडियो मेरे घर के परिवार के बच्चों को, यूथ को ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी जान आप बचा सको। पहला अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें पैसा डिपॉजिट करते हो आप। 100 रुपये आप गेम खेलना चाहते हो, 100 रुपये उनके इस अकाउंट में आपने डिपॉजिट कर दिए। दूसरा अकाउंट है विड्रॉल अकाउंट। अगर आप 100 रुपये के बदले 100 रुपये जीत गए तो इस अकाउंट से पैसा आता है। आपने ये बात समझी कि ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है। जिसमें डिपॉजिट किया वो बिल्कुल अलग, विड्रॉल आया वो बिल्कुल अलग। और तीसरा पार्किंग और मिडिल अकाउंट, तीसरा पार्किंग अकाउंट, चौथा मिडिल अकाउंट। ये वो अकाउंट्स हैं जिनमें वो पूरा सिक्योर फंड रखा करते हैं। अब आप एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझिए। आपने कोई अकाउंट में 100 रुपये डिपॉजिट किए, 100 रुपये डिपॉजिट करने के बाद आप 100 रुपये जीत गए या 50 रुपये हार गए। 50 रुपये हार जाने के बाद
आप चाहते हैं कि वो 50 रुपये मेरे वापस अकाउंट में आ जाएं, तो सेम अकाउंट से वो पैसे आपके पास नहीं आते हैं, वो विड्रॉल अकाउंट से आपके पास आते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, विड्रॉल अकाउंट से आ गए तो क्या हो गया जी? आ गए तो आ गए विड्रॉल अकाउंट से। प्रॉब्लम यह है, अगर किसी व्यक्ति के साथ 1 CR का डिजिटल अरेस्ट है, सेक्सटॉर्शन है, OTP स्कैम है, लिंक फ्रॉड है, विड्रॉल अकाउंट में वो पैसा साइबर क्राइम का पड़ा हुआ है, जिससे वो पैसा आपके पास 50 रुपये आ रहा है, जिससे 100 रुपये आपके पास आ रहा है, और यही कारण बनता है कि आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। साइबर सेल बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर नोटिस देती है और ये कहती है कि गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, मान लिया, लेकिन आपके पास जो पैसा आया है वो डिजिटल अरेस्ट किया था किसी पर्सन के साथ, वो पैसा आपके पास आया है। क्योंकि फ्रॉड गेमिंग एप्लीकेशन है, आपने जो 100 रुपये डिपॉजिट किया वो तो उनकी प्योर फंड में चला गया, पार्किंग और मिडिल अकाउंट में चला गया, वो पैसा उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन आपको जो पैसा हारने या जीतने के बदले में दिया वो पूरी तरह फ्रॉड का पैसा आपको दे दिया। आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी तरीके से इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, जो पूरी तरीके से लीगल इंडस्ट्री थी, और यही कारण बना कि ये लोग एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बन गए जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज भी की गई। और पार्लियामेंट में मिनिस्टर साहब अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि हम प्रमोट और रेगुलेट तो करना चाहते हैं इन गेमिंग एप्लीकेशंस को, लेकिन हम उन गेमिंग एप्लीकेशंस को बैन भी करना चाहते हैं जो बरगलाते हैं लोगों को, फेक हैं, और उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स के अगेंस्ट में भी ये लिख दिया कि आप पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी अगर आपने ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट किया। अगर मैं बात करूं गेमिंग इंडस्ट्री के इकोनॉमिक साइज की, तो रैपिडली ग्रो करता है। मार्केट एस्टीमेट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया गेमिंग मार्केट बिलियंस डॉलर का लॉस हो चुका है, बिलियंस डॉलर का हो भी चुका है, और ये ड्रामेटिकली ग्रो करेगा। ई स्पोर्ट टूर्नामेंट मिलियंस व्यूअर्स अटैक कर रहे हैं, प्रोफेशनल गेमर्स स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी अर्न कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर गेमिंग कंटेंट क्रिएटर ह्यूज ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जहां पैसा होता है वहीं क्राइम भी अट्रैक्ट होता है। ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी अट्रैक्टिव बन गया है। साइबर क्राइम के मल्टीपल फॉर्म्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपीयर हो रहे हैं। सबसे कॉमन इशू है इलीगल बेटिंग नेटवर्क, और इलीगल बेटिंग नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम उन लोगों को शुमार करते हैं, उन लोगों को शामिल करते हैं इस इलीगल बेटिंग नेटवर्क में जो लाओस, कंबोडिया, दुबई, थाईलैंड, वियतनाम में बैठे हैं, जो लोग ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन VPN का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ब्लॉकचेन का यूज़ करके बनाते हैं, जो ट्रेस ही नहीं कर पा रही हैं हमारे देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। वहाँ से पूरा धंधा रोटेट करते हैं और हमारे नादान लोगों को फंसाते हैं। अब नादान लोगों को फंसाने का एक और तरीका आप समझ लीजिए कि ये वो तरीके हैं उनके पास कि उनको भी पता है अगर हमारे ऊपर रेड पड़ी, कुछ भी हुआ, टैक्स लाइबिलिटीज़ आई तो हम कहाँ जाएंगे, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो लोग उन लोगों को जिनकी मजबूरी है, जिनकी सिस्टर की शादी करनी है, जिनके पत्नी का इलाज करना है, ऐसे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे चाहिए, पार्टी चाहिए, उनको लालच देते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है, उनके अकाउंट में वो गेमिंग का फंड डलवाया जाता है और उन्हीं के साथ फ्रॉड किया जाता है। उनको लालच दे दिया जाता है कि आप 1 लाख रुपए रख लीजिए, 2 लाख रुपए रख लीजिए, और उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आते हैं। वो गेमिंग फंड है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को आया है कि कोई बच्चा जो अपने बैंक अकाउंट को किराए पर दे देता है, उनके अकाउंट्स टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी पाए गए, टेरर फंड में उनके अकाउंट्स का यूज़ किया गया। इस तरीके से आप समझिए कि कितना खतरनाक है ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का माया जाल, क्योंकि इन लोगों में ना कोई सिंपैथी है, ना कोई भावनाएं। ऐसे लोग आपको कभी भी फंसा सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग बंद हो गया, रियल मनी गेमिंग बंद हो गया, लेकिन ई स्पोर्ट की कैटेगरी में भी अभी प्राइज मनी के रूप में काम कर रहे हैं। आगे मैं इस स्टेप पर बात करना चाहता हूं कि आने वाले 10 साल तक ये गेमिंग ऐसी हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके लिए बताता हूं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से बढ़ा है, विरोध लोग पहले भी करते आए हैं, विरोध लोग अब भी करेंगे। विरोध तो कैलकुलेटर का भी किया गया था जब कैलकुलेटर बना कि मुनीम लोग ये सोचते थे कैलकुलेटर तो हमारी नौकरी खा जाएगा। विरोध कैलकुलेटर का भी हुआ, विरोध कंप्यूटर का भी हुआ, जो हिसाब किताब किया करते थे कि कंप्यूटर जल्दी हिसाब किताब कर देगा, टैली कर देगा। विरोध मोबाइल फोन्स का भी हुआ, स्मार्टफोन्स का भी हुआ, और विरोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हुआ।
हो रहा है कि एआई जॉब खा जाएगा, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। कुछ भी चीज किसी से नहीं रुकी और ये ऑनलाइन गेमिंग की जो वर्चुअल दुनिया है, मेटावर्स की दुनिया है, ये भी शायद नहीं रुकने वाली। अब मैं बात कर रहा हूं मेटावर्स की दुनिया की। व्हाट इज मेटावर्स की दुनिया? मेटावर्स की दुनिया में एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इस तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन हमारे विश्व में बन चुके हैं जहां पे एक बच्चा बड़ा होता है, एक बच्चा बड़ा होने के साथ साथ एक बच्चा उसी गेमिंग एप्लीकेशन में पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद जॉब करता है, शादी भी उसी गेमिंग एप्लीकेशन में कर रहा है और शादी करने के बाद वो व्यक्ति बच्चे भी पैदा करता है उसी गेमिंग एप्लीकेशन में। बच्चा पैदा करने के साथ साथ वो फिर बूढ़ा होता है, वो मरता है, उसके बच्चे उसके अंतिम संस्कार करते हैं। इसी तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन बन गए और वो पूरा गेम खेलता है, पूरा लाइफ वो जीते हैं उसी गेमिंग एप्लीकेशन में। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, एक लड़की यूएस की एक केस करती है कि उसके साथ डिजिटल रेप हुआ, वर्चुअल रेप हुआ। और वर्चुअल रेप के लिए वो कहती है कि मैंने कोई गेमिंग एप्लीकेशन में गेम खेला, मेरा एक कैरेक्टर था उस गेमिंग एप्लीकेशन में। वो बच्ची पैदा होती है, वो बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल में मार्क्स आते हैं, वो टॉप करती है, वो घर आती है, वो कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कॉलेज में एडमिशन के बाद कुछ लड़के उसको छेड़खानी करते हैं, छेड़खानी करने के बाद वो इग्नोर करती है और धीरे धीरे जब वो कॉलेज में और जाती है तो 4 लड़के उसका रेप कर देते हैं उस गेमिंग एप्लीकेशन में। और वो केस ये फाइल करती है, फर्स्ट केस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वर्चुअल रेप का पहला केस वो लड़की दर्ज कराती है और कहती है कि जब वो 4 लड़के उस गेमिंग एप्लीकेशन में मेरा रेप कर रहे थे, मेरे कैरेक्टर का रेप कर रहे थे, तब मुझे ऐसी सेंसेशन फील हो रही थी जैसे फिजिकल रेप में कोई होती होगी, या फिजिकली मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। इसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है यूएस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा और वो कानून बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ें उठाई गई। अब आप सोचिए, डिजिटल रेप, डिजिटल मर्डर, डिजिटल हत्याएं इस तरीके की हो गई हैं कि उनको आप सोचिए कि कोई बच्चा घर का 2 साल से कोई गेमिंग एप्लीकेशन खेल रहा है, उसमें उसका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही उसकी ज़िंदगी है, उस कैरेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो किस तरीके से उसको फील होगा, किस तरीके से वो काम करेगा। और यही दुनिया बना दी गई इस वर्चुअल दुनिया की, इस मेटावर्स की दुनिया की। तो आने वाले 10 साल बाद ये गेमिंग इंडस्ट्री इस तरीके से ग्रो हो सकती है और इसी में उसी लेवल के क्राइम होंगे, उसी लेवल के केसेस फाइल होंगे। जब वर्चुअल रेप के केसेस फाइल हुए तो वर्चुअल मर्डर, वर्चुअल हत्याएं, वर्चुअल चोरी, इस तरीके के केसेस फाइल होने। अब आपको ये समझना है कि आप इन सब चीज़ों से बचकर, समझकर और समझाकर भी कैसे अपने आप को एक ट्रैक पर लेके आते हो, क्योंकि एक और गेमिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान है जो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बताना चाहता हूं, और वो नुकसान है ऑनलाइन गेमिंग का। गेमिंग एडिक्शन, एक्सेसिव गेमिंग साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्या क्या करता है आप सुनिए ये बात। टीनेजर्स और यंग अडल्ट गेमिंग एडिक्शन के मेजर विक्टिम बन जाते हैं। लेट नाइट आप गेमिंग करते हैं, सेशंस करते हैं उनके, और स्लीप, आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग स्ट्रेस और एंजाइटी इंक्रीज कर सकता है और करते भी हैं। फाइनेंशियल लॉसेस भी आपका मेजर कंसर्न है। आप देखते हैं कि जब प्लेयर्स रियल मनी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। इसी रीजन से साइकोलॉजिकल गेमिंग डिसऑर्डर को सीरियस बिहेवियर इशू डिसऑर्डर भी कहते हैं। गवर्नमेंट और रेगुलेटर ग्रेजुअली गेमिंग इकोसिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कितना सफल वो लोग होते हैं, कितना काम वो कर पाते हैं, इस चीज़ के लिए भी देखना जरूरी है। आप सोचिए कि गेमिंग आपको कितना नुकसान कर सकती है, कितना लॉस कर सकती है, और आप किस तरीके से इस गेमिंग के इस ट्रैप से निकल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपका प्रेम प्यार मोहब्बत इस वीडियो को मिलता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपके मिलते हैं, तो गेमिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ इस पर और वीडियोस और नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, कानून और इस तरीके की वीडियोस साधारण शब्दों में हम बताने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, आखिर क्या होगा इस गेमिंग इंडस्ट्री का, वो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को लेकर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी तरीके की बनाएं जहां पे हम आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। इसलिए डू कमेंट, डू शेयर, लाइक कर दीजिए आप इस चैनल को, क्योंकि आप जब ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो भी हमें मोटिवेशन मिल पाता है, क्योंकि हमें तभी लगता है कि जी
आप हमारी फैमिली हैं और आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है, और यही चीज़ है कि हमें मोटिवेट भी करती है और हम टाइम निकाल कर आपसे बातें करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।